इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके लिए हम चैनल पे छोटे छोटे वीडियोस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि 5 से 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाई जाए जिसमें कि 1 से 2 सवाल फंसने की पूरी पूरी संभावना हो। ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेके आ रहे हैं। तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे। 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है 1 से 2 सवाल पक्का आएंगे। सो द फर्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल है 324। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आर्टिकल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लेता है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कंपोजिशन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अच्छा, ये अभी मल्टी मेंबर बॉडी है लेकिन 1993 से पहले ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1993 के बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है इलेक्शन कमीशन में तो वो बाय मेजॉरिटी लिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट फिक्स करता है। रिमूवल की बात करें तो CEC के रिमूवल एज सुप्रीम कोर्ट जज होता है, लेकिन बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल CEC की रिकमेंडेशन पे हो जाता है। इसके अलावा दो एक चीज़ें और हैं। फर्स्ट CEC कौन थे? ये थे हमारे सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन CEC ये थी VS रमा देवी जी। एक और डेवलपमेंट हुआ है 2023 में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन कमेटी पहले बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और CGI खुद होंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इस कमेटी को ख़त्म कर दिया पार्लियामेंट ने और एक नई कमेटी बनाई जिसमें कि आपके PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक मिनिस्टर होंगे प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर खुद। अच्छा, इस सिलेक्शन कमेटी के पास जो नाम दिए जाएंगे उसके लिए एक सर्च कमेटी और होगी। सर्च कमेटी में होंगे आपके लॉ मेंबर प्लस 2 सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर और ये 5 नाम प्रपोज करेंगे सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी विल नॉट बी बाउंड बाय दिस नेम, मतलब वो इन 5 के अलावा किसी और को भी नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, टेन्योर में मैं एक चीज़ भूल गया कि इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स या फिर 65 की एज तक होता है, विच एवर इज़ अर्लियर। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इतना ही है। नेक्स्ट वन इज CAG का आर्टिकल है 148 से 151। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है। अपॉइंटमेंट अगेन प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर 6 साल और 65 साल की उम्र तक होता है। रिमूवल प्रोसीजर सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि आप इन दोनों को कंपेयर करें इलेक्शन कमीशन और CAG को तो लगभग सारी चीज़ें कॉमन हैं। बस ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है और ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी थी? 1993 में। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या था? 324 और CAG का आर्टिकल था 148 से 151। राइट। नाउ द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। चेयरमैन प्लस 5 मेंबर होते हैं इसमें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था उसके चेयरमैन थे KC नियोगी साहब और लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन बना है वो 16th फाइनेंस कमीशन था और इसके चेयरमैन थे पनगरिया साहब। ठीक है, इसकी रिपोर्ट 2026 के फरवरी मंथ में पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दी गई है। अलावा फाइनेंस कमीशन के बाद आता है GST काउंसिल, आर्टिकल इज 279A। अच्छा, GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था विच वॉज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इससे 279A आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया और GST काउंसिल बनाया गया। कंपोजिशन क्या है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे चेयरपर्सन, जो कि इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस इसके मेंबर होंगे सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर और यूटीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर जिन यूटीज़ में लेजिस्लेचर है। ऐसे यूटीज़ इस समय 3 हैं। एक तो है हमारी कैपिटल दिल्ली जिसमें लेजिस्लेचर है, एक जम्मू कश्मीर और एक पुडुचेरी। तो इन तीनों के फाइनेंस मिनिस्टर भी GST काउंसिल का पार्ट रहते हैं। अच्छा, कोई भी मीटिंग इसमें अगर करनी है, कोई भी मीटिंग अगर इसकी होनी है तो कोरम होना चाहिए 50% का, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होना चाहिए तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं की जाएगी। नाउ नेक्स्ट कम्स आर UPSC, आर्टिकल 315 से 323। चेयरपर्सन होते हैं और अप टू 10 मेंबर्स, लेकिन एग्जैक्टली कितने होंगे ये प्रेसिडेंट उस समय डिसाइड करेंगे जब नियुक्ति की करेंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे 6-65 साल। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में। तो आप देख रहे हैं, पहले एक हमने पढ़ा था अभी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की तरह रिमूवल होता था। ये 2 जगह होता है, एक तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होता है और एक आपका CAG का होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसका होता है? चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इलेक्शन कमिश्नर्स का कैसे होता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC। ठीक है। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये लॉ ऑफिसर बोले जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आर्टिकल 76 के तहत इनकी पोस्ट है। अच्छा, इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये दोनों की पोस्ट स्टैट्यूटरी है, मतलब ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक पोस्ट सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की है। और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, टेन्योर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज़ और है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट प्रैक्टिस ये अलाउड है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे कुछ सोशल जस्टिस कमीशन। इसमें हम 4 कमीशंस पढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसके अपॉइंटमेंट की पहले कहानी पढ़ लेते हैं इन तीनों की। देखिए, पहले ओरिजिनली आर्टिकल 338 था, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST कंबाइंड थे। लेकिन देन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको स्प्लिट कर दिया गया और एक आर्टिकल लाया गया 338A। 338 में तो नेशनल कमीशन फॉर SC रह गया और 338A में हो गया नेशनल कमीशन फॉर ST। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक और लाया गया 2018 में। इससे एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ 338B, जिससे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि पहले था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं थी, इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बना दिया गया और आर्टिकल 338B में इसे रखा गया। अब कंपोजिशन की बात करें तो इन तीनों में नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तीनों के कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयर होते हैं और 3 मेंबर होते हैं। बस नेशनल कमीशन फॉर SC के केस में एक मेंबर एटलीस्ट विमेन होगा। अपॉइंटमेंट तीनों के केस में प्रेसिडेंट करते हैं। नाउ कम्स स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये है 350B में और ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है। अगेन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं इसका भी। तो इन चारों में कॉमन चीज़ है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। आर्टिकल आपने देख लिया, ये 338 में ही है 3 और ये 350 में है। कंपोजिशन इन 3 का सेम है, ये एक तो सिंगल मेंबर बॉडी ही है। सो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अगर सवाल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आ रहा है तो भाई इसके बाहर तो नहीं आने वाला। अब बिल्कुल ही अतरंगी कुछ पूछ लिया तो कोई नहीं करके आने वाला, तो टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और छोटी छोटी वीडियोज़ आती रहेंगी जिनमें कि 1 या 2 सवाल आपका उस एक वीडियो से हो जाएगा। टारगेट मेरा है कि एग्ज़ाम से हफ्ते भर पहले तक मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म करा दूँ। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, वो तो होने वाला नहीं है। लक्ष्मीकांत पढ़ा दूंगा, ये तो होने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाऊंगा, उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आऊँगा। चलिए, बाय बाय फॉर नाउ।